हेलो। पिछले वीडियो में हमने विपाक के बारे में डिटेल्स में देख लिया था। अब नेक्स्ट हम वीर्य को समझते हैं कि वीर्य क्या है। तो सर्वप्रथम वीर्य की निरुक्ति से शुरू करते हैं। तो वीर्य की निरुक्ति, वीर्य विक्रांतो धातु से वीर्य शब्द बना हुआ है। इसकी निरुक्ति के संबंध में कहा गया है वीर्यते विक्रांत कर्म समर्थो भवति अनेन इति वीर्यम, अर्थात द्रव्य जिसके द्वारा कर्म में समर्थ होता है, द्रव्य जिसके द्वारा कर्म में समर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। लक्षण के क्रम में चरक द्वारा बताया गया है वीर्य तु क्रियते एन या क्रिया। या फिर एक और श्लोक है एन कुर्वन्ति तत्वीर्यम, अर्थात जिसके द्वारा द्रव्य अपना कर्म संपादन करता है या फिर जिस गुण के कारण द्रव्य के द्वारा कर्म को किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। यहाँ पे वीर्य के का स्वरूप हम आगे देखेंगे। वीर्य के स्वरूप के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि कुछ किन किन आचार्यों ने वीर्य के बारे में क्या क्या कहा है या फिर एक्चुअली में वीर्य है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुण वीर्यवाद। गुण वीर्यवाद के अंतर्गत में दो पॉइंट है, एक है शक्ति मात्र वीर्यवाद और एक परिभाषिक वीर्यवाद। शक्ति मात्र वीर्यवाद को बताया किसने, चरक ने। चरक के अनुसार क्या है कि द्रव्य में जो भी रस विपाक आदि हैं उनमें कर्म करने की एक क्षमता होती है और उनमें जो प्रबल होता है वो अपने अनुसार कर्म करता है और उसी जो प्रबल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वीर्य की संज्ञा देते हैं। तो ये चरक का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे शक्ति मात्र वीर्यवाद कहा गया। नेक्स्ट है परिभाषिक वीर्यवाद। परिभाषिक वीर्यवाद को मानते हैं सुश्रुत और वाग्भट। सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार कि द्रव्यों में जो गुण पाया जाता है, गुणों में जो सबसे उत्कृष्ट गुण होता है, जो सबसे अच्छा गुण होता है, जिसके द्वारा कर्म संपादन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। उसे हम वीर्य कहते हैं। वृद्ध वाग्भट ने इस शक्तिमात्र वीर्यवाद को शास्त्रीय तथा परिभाषिक वीर्यवाद को लौकिक कहा है। नेक्स्ट सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है कर्म वीर्यवाद। नागार्जुन ने क्या किया है, चरक और सुश्रुत के जो गुण वीर्यवाद कॉन्सेप्ट दिया गया था उसे खारिज करते हुए उसके स्थान पर क्या बताया, कर्म वीर्यवाद बताया है। नागार्जुन का कहना ये है कि अगर अगर शक्ति मात्र से वीर्य की पहचान होती तो कुछ द्रव्य ऐसे भी होते हैं जिनमें रस विपाक आदि मौजूद रहते हैं फिर भी वो कर्म करने में असमर्थ होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने चरक का जो शक्ति मात्र वीर्यवाद कॉन्सेप्ट है उसे खारिज कर दिया, क्योंकि द्रव्यों में रस विपाक आदि हैं पर फिर भी वो कर्म नहीं कर पा रहा है। तो चूँकि रस विपाक से ही अगर वीर्य होता तो द्रव्य अवश्य ही कार्य करता। नेक्स्ट उन्होंने परिभाषिक वीर्यवाद का खंडन इस आधार पर किया है कि परिभाषिक वीर्यवाद में कहा गया कि उत्कृष्ट गुण ही वीर्य कहलाते हैं, उत्कृष्ट गुण ही वीर्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे उत्कृष्ट वीर्य से हमारा क्या संपर्क है, मतलब सबसे अच्छा जो गुण होगा वही क्या कहलाएगा, वीर्य कहलाएगा। तो उनका कहना ये है कि जो उत्कृष्टता या हीनता है वो किसी के स्वरूप में परिवर्तन नहीं ला सकता है, वह किसी के स्वरूप में परिवर्तन नहीं ला सकता है। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई द्रव्य नीलतम है, नीलतर है इत्यादि, या नील है या फिर नील है, तो तीनों द्रव्यों में ही क्या है, नील प्रेजेंट है, उसका स्वरूप यही प्रेजेंट है। अब इसमें कम अधिक हो सकता है, इसलिए उत्कृष्टता होने पर गुण ही रहेगा, वो वीर्य नहीं कहलाएगा। जैसे नीलतम, नीलतर और नील आदि में नील तो है ही है, इसीलिए इसे हम कर्म की संज्ञा नहीं दे सकते बल्कि यह गुण ही रहेगा। इसके आधार पर उन्होंने कर्म वीर्यवाद बताया। आगे चलकर हम देखेंगे कर्म वीर्यवाद क्या है। नेक्स्ट है द्रव्य वीर्यवाद। द्रव्य वीर्यवाद क्या है, यह आधुनिक आचार्य के मत में उन्होंने क्या कहा है कि वीर्य क्या है, किसी द्रव्य के कार्मुक अंश को या कार्मुक अंश को क्या कहा है, वीर्य मानते हैं, जिसे हम एक्टिव प्रिंसिपल या फिर पोटेंसी समझते हैं। इनके अनुसार द्रव्य में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उसके एक्टिव प्रिंसिपल की वजह से होती है या उसके पर्टिकुलर किसी एक अंश की वजह से होती है, जो विभिन्न द्रव्यों में विभिन्न होती है। इस आधार पर उन्होंने दो प्रकार के द्रव्यों के कार्य करने की शक्ति को दो प्रकार का माना है। एक माना है चिंत्य तथा दूसरा माना है अचिंत्य। चिंत्य क्या होता है, जिसे हम द्रव्य में मौजूद रस आदि के आधार पर समझ सकते हैं वो चिंत्य है, और जिसे नहीं समझ सकते हैं वो अचिंत्य है। तो इस प्रकार से द्रव्य के कार्य करने की दो शक्तियाँ हो गई, चिंत्य और अचिंत्य। ये जो चिंत्य शक्ति है उसे हम वीर्य की संज्ञा देते हैं और जो अचिंत्य शक्ति है उसे हम प्रभाव की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से कुछ वीर्य के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट था। तो किसी एक मत को फॉलो करके हम उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, सभी को आधार मानकर सभी के कुछ अंश से लेकर इस बात वीर्य का स्वरूप निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है वीर्य की संख्या, वीर्य कितने हैं। तो चूंकि यहाँ पे वीर्य के लिए अधिक अलग अलग मत दिए गए हैं, उसी के आधार पर संख्या में भी
विभिन्नता दिखाई देती है। सबसे पहले शक्ति रूप वीर्यवाद यानी चरक। चरक के अनुसार वीर्य, चरक ने क्या क्या है कि रसगुण विपाक जो है उसके आधार पर वीर्य क्या करेगा, काम करेगा। तो इनके अनुसार से वीर्य बहुत हो सकता है, अनेक हो सकता है। जो मुख्य रूप से काम करेगा रस या विपाक गुण आदि, उसके आधार पर वो हो जाएगा। नेक्स्ट है गुण वीर्यवाद। गुण वीर्यवाद या परिभाषिक वीर्यवाद। इनके अनुसार क्या है, गुणों में जो श्रेष्ठ होगा, गुणों में श्रेष्ठ होगा। हमने गुण के क्रम में पढ़ा था कि नागार्जुन ने कुछ कर्मण्य गुण बताए थे, 10 कर्मण्य गुण बताए थे। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार 8 वीर्य बताए गए हैं। उस कर्मण्य गुण से विशद और पिछिल को हटा के बाकी जो है उन्हें प्रधान बताया गया है और उन्हें ही वीर्य की संज्ञा दी गई है। गुरु, लघु, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, मृदु और तीक्ष्ण, ये अष्टवीर्य, ये इंपॉर्टेंट है अष्टवीर्य का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है द्विविध वीर्यवाद। इसी अष्टवीर्यवाद को हम लोग गुरु और लघु, शीत और उष्ण के आधार पर, इस जो 8 वीर्य हैं इनमें से शीत और उष्ण के आधार से हम बाकी को शीत और उष्ण कैटेगरी में रख सकते हैं और मुख्यतः 8 का समावेश द्विविध वीर्यवाद में किया जाता है जो कि शीत और उष्ण है। अभी जो प्रचलन में है द्विविध वीर्यवाद या फिर अष्टवीर्यवाद, जिसमें द्विविध का अधिक महत्व है। नेक्स्ट आते हैं कर्म वीर्यवादी। कर्म वीर्यवादी यानी किसने बताया था, नागार्जुन ने बताया था। नागार्जुन ने कर्म के आधार पर बताया है और निमि ने भी कर्म वीर्यवाद का समर्थन किया है। निमि ने भी कर्म वीर्यवाद का समर्थन किया है। बट अंतर क्या है कि नागार्जुन ने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बताया है कर्म वीर्यवाद। उन्होंने कहा कि जो द्रव्य जो कर्म करेगा वही उसका वीर्य हो जाएगा। अगर वमन कर्म करता है तो उसका वीर्य वमन हो जाएगा, बृंहन करता है तो उसका वीर्य बृंहन, मतलब जो कर्म द्रव्य करे उसका वो वीर्य हो जाएगा। बट निमि ने इस वीर्य को 15 भागों में बांट दिया और 15 नाम दे दिया, जैसे अधोभागहर, ऊर्ध्वभागहर, उभयतोभागहर, सांग्राहिक, संसमन, दीपन, जीवनीय, प्राणग्न, मादन, शीतीकरण, शोथकर, शोथग्न, पाचन, दारण और रोपण, ये 15 वीर्य किसने बताए हैं, निमि ने बताए हैं। साथ में साथ इनका भौतिक कंपोजिशन लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। जैसे अधोभागहर है तो जल और पृथ्वी होगा, ऊर्ध्वभागहर है तो अग्नि और वायु होगा, उभयतोभागहर में पृथ्वी, अग्नि, वायु इत्यादि एक बार देख लेना है। तो ये हो गया कर्म वीर्यवाद का कॉन्सेप्ट। तो मेनली हमें याद रखना है वीर्य कितने प्रकार के हैं। चरक के अनुसार बहुविध है, सुश्रुत वाग्भट के अष्टवीर्यवाद है, द्विविध वीर्यवाद है और नागार्जुन के अनुसार अनेक है, कर्म वीर्यवाद के समर्थक है। निमि के अनुसार 15 है, वो भी कर्म वीर्यवाद के समर्थक हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वीर्य का भौतिक संगठन तथा उनका कर्म। तो मेनली हम अष्टवीर्यवाद की चर्चा करेंगे, जैसे हमने पहले बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। तो अष्टवीर्यवाद में है शीत। शीत का भौतिक संगठन पृथ्वी और जल। दोष कर्म पित्त को कम करेगा, कफ और वायु को बढ़ाएगा। कर्म क्या है, स्थिरीकरण, प्रसादन, क्लेदन, बल्य, जीवनीय, ब्रिंग, जो भी ब्रिंगवन कर्म टाइप से है वो सारे करेंगे। नेक्स्ट है उष्ण। उष्ण का क्या होगा, भौतिक संगठन तो अग्नि होगा। अगर अग्नि है तो पृथ्वी को बढ़ा रहा है, कफ वायु को कम कर रहा है। और जितने भी पित्त के कर्म है, दहन, पाचन, स्वेदन, मूर्छन, वमन आदि, ये सारा कौन करेगा, उष्ण वीर्य करेगा। नेक्स्ट है स्निग्ध। स्निग्ध भौतिक संगठन में जल होगा। अगर जल भौतिक संगठन में है तो क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा, वात को कम करेगा। और जितने बृहन टाइप से कर्म है वो करेगा, स्नेहन, बृंहन, संतर्पण, बाजीकरण, वय स्थापन इत्यादि। नेक्स्ट है रुक्ष। रुक्ष में वायु की प्रधानता होगी, वायु को बढ़ाएगा, कफ को कम करेगा और इसका कर्म क्या है, संग्रहण, पीड़न, विरुच्छन, उपरोपण आदि। नेक्स्ट है गुरु। गुरु पृथ्वी जल, कफ को बढ़ाएगा, वात को कम करेगा, उपलेप, बृंहन, बाजीकरण, बृंहन कर्म करेगा। लघु आकाश, वायु और अग्नि, वायु को बढ़ाएगा, कफ को कम करेगा, लेखन, क्लेद, चूषण, विरुक्षण, उपरहन आदि काम करेगा। मृदु जल और आकाश, पित्त को कम करेगा, रक्त मांस का प्रसादन करेगा और सुख स्पर्शन कराएगा। तीक्ष्ण में है अग्नि, कफ को कम करेगा, संग्रह, आचूषण, अवधारण और श्रावण कराएगा। हमने नागार्जुन के अनुसार कर्मण्य गुण पढ़ा था जिसमें विशद और पिछिल भी था, उसका भी एक बार थोड़ा कर्म देख लेते हैं। कुछ लोग विशद और पिछिल को भी वीर्य मानते हैं क्योंकि ये कर्मण्य गुणों में है। विशद का कर्म है क्लेद, चूषण, विरुच्छन, उपरोहन और कफनाशन, पृथ्वी और वायु प्रधान है। पिछिल है उपलेपन, पूरन, बृंहन, संश्लेष, बाजीकरण और कफकर, यह पृथ्वी और जल प्रधान है। ये क्या है, पृथ्वी और जल प्रधान है। हमने यहाँ 2 कॉन्सेप्ट देखा था, एक दोनों का समावेश हम मेनली जो अष्टवीर्य हैं उनको हम गुरु और लघु के अंदर में समाविष्ट कर सकते हैं, गुरु और लघु के अंदर में समाविष्ट कर सकते हैं। तो विशद जो होगा वो गुरु हो जाएगा, विशद क्या होगा, लघु हो जाएगा, विशद
लघु हो जाएगा और पिछिल गुरु में आ जाएगा। नेक्स्ट, वीर्य की उपलब्धि। हमें वीर्य का पता कैसे चलता है? तो वीर्य का पता हमें या तो अनुमान या फिर प्रत्यक्ष से पता चलता है। अनुमान कब पता चलेगा? जैसे निपात मतलब क्या होता है? स्पर्श में होने से, किसी चीज़ के टच में आने से। तो निपात द्वारा हमें प्रत्यक्ष, जैसे जीवा के टच में जैसे ही मरीच आएगा हमें उसने तीक्ष्णता का पता चल जाएगा, तो ये प्रत्यक्ष हो गया। और अधिवास मतलब शरीर में निवास से, शरीर में प्रेजेंस है उसके आधार पे, तो ये हम अनुमान के आधार पे कर सकते हैं। तो जैसे आनुप मांस में खाया हमने, उष्ण वीर्य की अनुभूति हुई, उष्णता की अनुभूति हुई तो वीर्य, तो ये अधिवास हो गया। और निपात अधिवास जैसे मरीच है, मरीच जब हम खाते हैं शरीर में जाता है स्पर्श होने से प्लस शरीर में उसके प्रेजेंस होने से भी हमें उष्णता का अनुभव होता है, तो उष्ण वीर्य हम इसे समझ सकते हैं। अर्थात वीर्य की उपलब्धि तीनों दो चीज़ होती है, अनुमान और प्रत्यक्ष। याद रखना ये वाला पॉइंट कि निपात होगा प्रत्यक्ष, अधिवास होगा अनुमान, और दोनों हो जाएगा तो प्रत्यक्ष अनुमान दोनों ही होगा। नेक्स्ट है अष्टवीर्य ग्राह्यता। अष्टवीर्य का ग्रहण कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है? तो मृदु, शीत और उष्ण का ग्रहण स्पर्श ग्राह्य है। मृदु शीत द्रव्य को हम स्पर्श के आधार पर पहचान सकते हैं। पिछिल और विशद को हम लोग देखकर और स्पर्श करके पहचान सकते हैं। स्निग्ध रुक्ष जो है वो देखकर हो सकता है। तीक्ष्णता क्या होता है? मुख के स्पर्श में आने से दुख उत्पादन से हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट है वीर्य का निर्धारण। एक कॉन्सेप्ट है जनरल सा कि मधुर रस होगा, मधुर विपाक होगा तो वीर्य क्या होगा? शीत होगा। अम्ल रस है, अम्ल विपाक है तो वीर्य क्या होगा? उष्ण है। कटु रस, कटु विपाक है तो वीर्य उष्ण होगा। इसके कुछ अपवाद है, जैसे आनुप मांस मधुर होते हुए भी उष्ण वीर्य है, हरितकी आदि उष्ण वीर्य हैं, जो कि इनके अपवाद है। और इसके अलावा बहुत सारे अपवाद है, एक बार बुक में देख लेने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वीर्य की प्रधानता क्या है? तो सबसे पहले ये है कि हमने पहले ही पढ़ा है कि रस विपाक गुण आदि को दबाकर वीर्य अपना कर्म करता है। तो सबसे पहला तो इसकी प्रधानता यही है कि यह रस आदि को दबाकर अपना प्रभाव दिखाता है। दूसरा क्या है कि हम चिकित्सा कार्य के लिए या फिर अन्य किसी भी कार्य के लिए उन्हीं द्रव्यों को ग्रहण करते हैं जो वीर्यवान हो, जिनमें कार्य करने की क्षमता हो। तो कार्य करने की क्षमता किसके आधार पर आएगी? वीर्य के आधार पर आएगी, इसलिए वीर्य क्या है? प्रधान है। वीर्य जो है मुख्यतः कर्म, हमने क्या पढ़ा है कि वीर्य तु क्रियते या न्याय क्रिया, मतलब जिसके द्वारा कर्म संपादन होता है। तो जिसके द्वारा कर्म संपादन होगा, कर्म निष्पत्ति होगा, वही क्या होगा? प्रधान होगा। तीसरा है रसाभिभाव, रस आदि को दबा कर ही अपना काम करता है, इसलिए प्रधान है। और चौथा है आप्तोपदेश। आचार्यों द्वारा भी क्या है? वीर्यों को शक्ति संपन्न माना गया है और इसे प्रधान बताया गया, इसलिए वीर्य प्रधान है। तो ये शॉर्ट में वीर्य का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। अधिक के लिए आप बुक को थोड़ा फॉलो कर सकते हैं तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।